यहाँ सिर्फ दो तरह के होटल थे। एक तो शहर में सबसे शानदार था, 5 स्टार होटल। दूसरा 5 स्टार नहीं था, साधारण घर थे। बाकी सब थर्ड क्लास के थे। जूलेरिया होटल, जो देश के होटल्स में 100 प्लेस पर था। शेफ किचन में काम कर रहे थे। स्टोरी का एमसी, उसका नाम कांग सुंगहून है, अपना काम कर रहा था और टेंशन में दिख रहा था। प्लेटों में कटे हुए प्याज और गाजर रखे थे। गहरी सांस लेते हुए सुंगहून ने अपने माथे से पसीना पोंछा। तभी किसी ने उसे पुकारा। उसने पीछे मुड़कर देखा और कपड़े से हाथ पोंछे। उस आदमी ने उससे कहा कि वो उसकी जगह आने वाले कुकिंग सेमिनार में जाए और उसे एब्सेंट मार्क कर दे। जब उसने मना किया तो शेफ ने पूछा कि जब जूनियर को सेमिनार में जाना चाहिए तो सीनियर को क्यों जाना पड़ता है। लड़का शर्म से अपना सर खुजाते हुए मान गया। नीचे देखते हुए उस युवक ने सोचा कि उसने 4 साल पहले होटल ज्वाइन किया था, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ अभी भी जूनियर जैसा व्यवहार किया जा रहा है। एक शेफ ने कटोरा पकड़े हुए पूछा कि क्या कूड़ेदान खाली कर दिया गया है। खाने के बारे में पूछे जाने पर एमसी ने जवाब दिया कि उसने अभी तक ऐसा नहीं किया है, जिस पर उसे कैंप की सफाई करने का आदेश दिया गया। एमसी नीचे बैठ गया और फर्श पर रखी बाल्टी खोली। फर्श पर एक टंकी रखी थी जो हर होटल में होती है, जिसमें तेल रखा जाता है। नॉर्मली इसे ग्रीस ट्रैप कहा जाता है, लेकिन किचन में इसे बस कचरा पेटी कहा जाता है। सुंगुन ने भारी टंकी उठाई। उसने ऊपर देखा जब किसी ने उसके सहकर्मी पर सब कुछ जलाने का आरोप लगाया। हाथ हिलाते हुए शेफ ने अपने अधीनस्थ से ऐसी बुनियादी गलतियां न करने को कहा। लड़के ने झुककर माफी मांगी। उस समय नाराजगी से भौएं चढ़ाए हुए जिनोक 17 शेफ की टीम का प्रबंधन करने वाला हेड शेफ था। उसे देखकर लड़के ने सोचा कि कैप्टन हमेशा अपने जूनियर के खाना पकाने को देखकर गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो हमेशा सही बात कहता है। उस आदमी ने उसे कड़ी नज़र से देखा। कचरा पेटी नीचे रखने के बाद एमसी ने फैसला किया कि एक दिन उसे ज़रूर पहचान मिलेगी। जब किसी ने पूछा कि वे इसे यहाँ क्यों लाए हैं तो उसने उलझन में ऊपर देखा। नाराज सफाईकर्मी ने कमर पर हाथ रखकर कहा कि उसने इसे अभी फेंक दिया है। नायक ने उससे माफ़ी मांगी और समझाया कि उसके वरिष्ठ ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। सुंगहुन ने नीचे देखकर पूछा कि वे उसे कब तक जूनियर की तरह रखेंगे और क्या उन्हें सच में नए शिफ्ट की ज़रूरत है। सुंगहुन ने अपना सर खुजाया और जवाब दिया कि ऐसा तभी होगा जब बाकियों को इस्तीफा देना होगा, तभी उसे सहायक के रूप में ऐसा अवसर मिलेगा। उस लड़के ने कहा कि वो 3 साल से बर्तन धो रहा है, इसलिए अब बेहतर है। सफाईकर्मी ने दयनीय भाव से कहा कि उसे करियर में तेजी से आगे बढ़ना है। जब उसे कूड़ेदान छोड़ने के लिए कहा गया तो युवक ने हाथ उठाकर पूछा कि क्या सब ठीक रहेगा। महिला ने जवाब दिया कि वो बाद में आएगी और उसे अपने काम पर वापस जाने के लिए कहा। कैबिनेट के बगल में एक वाटर कूलर था। इंटर्न ने अपनी टाई ठीक की और अपना फ़ोन उठाकर ये पता लगाने का फैसला किया कि सेमिनार कब होगा। एमसी को एहसास हुआ कि उसे देर हो गई है। सदमे से उसका मुंह खुला रह गया। सुंगहुन तेजी से आगे भागा। विशाल इमारत पर सूरज चमक रहा था। हॉल में प्रवेश करते ही उस लड़के ने अपनी सांसें थामने की कोशिश की। उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे थे, सभी सीटें भरी हुई थीं। मेज़ को देखते हुए युवक को एहसास हुआ कि उसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। किसी ने उसे पीछे से देखा और उसके पास आया। अजनबी ने उसे नाम से पुकारा, कांग सुंगहोन। पता चला कि ये उसका पुराना दोस्त था, गो जोंगते। अपना हाथ लहराया और कहा कि उनकी पिछली मुलाकात के बाद से बहुत वक्त बीत चुका है। इस आदमी ने एक बार सैनिकों के लिए बड़े पैमाने पर कुकिंग कंपटीशन में पहला स्थान हासिल किया था और एक बड़ा चेक प्राप्त किया था। हम दोनों दोस्त बन गए क्योंकि वे 8 हफ्ते के लिए एक ही रूम में थे। उन्होंने बड़े पैमाने पर खानपान के विषय पर चर्चा की। अपने दांत पीसते हुए एमसी को याद आया कि सप्लाई ट्रांसपोर्ट बटालियन के कमांडर ने हमेशा उसे अपने प्रयासों में रोक दिया, क्योंकि बड़े पैमाने पर खाना पकाने का मतलब था कि व्यंजन बनाना आसान था और सस्ते में। मुस्कुराते हुए एमसी ने अपने पुराने दोस्त के साथ हाथ मिलाने के बाद इन यादों को साइड कर दिया। उसने महसूस किया कि उसका दोस्त भी शेफ बन गया है। उस आदमी ने उसे बताया कि वो हिल्टन होटल में काम करता है। ये सुनकर सुंगहून ने आश्चर्य से अपनी भौएं मिठाई और उसे बधाई दी कि ये कुछ खास नहीं है, और पूछा कि उसके दोस्त क्या कर रहा है। शर्मिंदगी में एमसी ने गाल को खुजाया और जवाब दिया कि वो ज्वेलरिया नाम के एक छोटे से होटल में काम करता है। गोजोंग टाई ने अपना मुंह खोलकर पूछा कि क्या ये कोई फॉरेन होटल है। एमसी ने कहा कि उनका सीईओ कोरियन था, जो एक मध्यम आकार का सुविधा स्टोर चलाता था और अन्य चीज़ें। गोजोंग टाई ने सुझाव दिया कि वो छोड़ दे क्योंकि वहाँ सीखने के लिए कुछ भी नहीं था। एक बिजनेस कार्ड देते हुए जोंगटाई ने सुझाव दिया कि वे एक दूसरे को कभी कभी फ़ोन करते हैं, क्योंकि उसके पास ऐसे कनेक्शन थे जो एमसी की मदद कर सकते थे। सुंगहून ने अपने दोस्त को धन्यवाद दिया। चलो सेमिनार में जाते हैं। जोंगटाई ने कहा कि उनके हेड शेफ आज नहीं आ सकते हैं, इसलिए वे वहां बैठ सकते हैं। युवक ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खरोचा और हंस पड़ा जब उसके दोस्त ने पूछा कि क्या वो वास्तव में सिर्फ रजिस्टर करना चाहता है और घर जाना चाहता है। तो लोग एक बड़े सभागार में इकट्ठा होते हैं। किसी ने माइक्रोफोन की जांच शुरू की और कहा कि वे उन सभी को सूचित करना चाहेंगे जो सेमिनार में भाग लेंगे। इंटर्न ने पोडियम पर आदमी के चारों ओर देखा कि सेमिनार 5 मिनट में शुरू होगी और सभी को इकट्ठा होने के लिए कहा। सुंगहून ने जोंगटाई की ओर इशारा करते हुए एमसी ने कहा कि उसे वॉशरूम में जाने की जरूरत है। उसे फिर से देखें। सुंग सिंक में अपने हाथ धो रहा था। मिरर में प्रतिबिंब दिखाई दिया।
उसने ऊपर देखा तो वो हिल गया जब उसके पीछे के आदमी ने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक एक दूसरे को नहीं देखा था। कैंग सुंगहुन 8 साल पहले म्योंगडोंग होटल में इंटर्न कटिंग बोर्ड पर प्याज काट रहा था। अपनी आईब्रो चढ़ाए हुए कुक ने पूछा कि क्या ये वही है जिसे जिया भी लाया था। जवाब हाँ में था। जुंगिल वो मुस्कुराया और उसे ट्रेनिंग देने की पेशकश की। उसके साथी ने पूछा कि क्या ये इसके लायक होगा, क्योंकि उसे जल्द ही काम पर जाना होगा। उस आदमी ने अपना हाथ उठाया और कहा कि इसीलिए उन्हें उसे ट्रेनिंग देने की जरूरत है। उसके साथी ने कहा कि अगर वो पकड़ा गया तो बुरा होगा। कुक ने उसे चिंता ना करने को कहा और जाने से पहले सब कुछ तैयार करने का वादा किया। एमसी मुस्कुराया। रात हो गई थी। होटल के ऊपर तारे चमक रहे थे। टेबल पर प्याज का पहाड़ था। सुंघुन जोर से मुस्कुराया और पूछा कि उसे क्या करना है। जुंगिल्वो ने नाराजगी से तेवर चढ़ाए और उसे कल नाश्ते से पहले ये सारी प्याज काटने का ऑर्डर दिया। उस आदमी ने पूछा कि क्या उसे सच में अकेले काम करना है। बाहर जाते हुए जुंगिल्वो ने पूछा कि क्या उसे काम दोहराना चाहिए। सुंघुन ने कुछ कहने के लिए हाथ उठाया, लेकिन दरवाजा बंद होने की आवाज आई। होटल के ऊपर तेज धूप चमक रही थी। किसी ने ट्रेनी के पेट में पंच मारा। वो जमीन पर गिर गया। कुक ने पूछा कि नाश्ते से पहले उसे क्या करना था। प्याज के ढेर की ओर इशारा करते हुए इल्वो ने पूछा कि अभी तक सारी सब्जियां क्यों नहीं काटी गई। पेट पकड़कर एमसी ने जवाब दिया कि उसे ये अकेले नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजों के लिए कम से कम 4 लोग चाहिए होते हैं। कॉलर पकड़कर जुंगिल्वो ने पूछा कि क्या कोई उसकी मदद करने वाला था। अपने जूनियर को लात मारते हुए कुक ने कहा कि वो रुककर रात भर में सब कुछ कर सकता था। अपनी आईब्रो चढ़ाए हुए उसके साथी ने पूछा कि क्या लड़के को सच में लगता है कि उसे सब कुछ पता है, अगर वो यहाँ जान पहचान से आया है, और उसे सब कुछ ठीक से करने का ऑर्डर दिया। सुंघुन ने पूछा उन्हें असल में क्या पसंद नहीं आया। इल्वो ने अपने पैर घुमाया। लड़के ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और तभी उसकी मुश्किलें शुरू हुई। उसे स्पून से सिर पर मारा गया। हर छोटी गलती के लिए सजा दी गई। उसके पीछे प्याज का ढेर पड़ा था जिसे काटना था। धीरे धीरे सजाएं और भी बेमतलब होती गईं। 3 महीने बुली के बाद उस नौजवान ने अपने होंठ सिकोड़े और महसूस किया कि वो धीरे धीरे अपना जोश खो रहा है। इंटर्न ने चाकू से बोर्ड पर वार किया और म्योंगडोंग होटल छोड़ने का फैसला किया। खुद से वादा किया कि शेफ बनने के बारे में भूल जाएगा। अपनी यूनिफॉर्म टेबल पर छोड़कर एमसी कमरे से बाहर निकल गया। एक वादा जिसे वो पूरा नहीं कर सका क्योंकि उसके पिता की मौत हो गई थी। दोनों रेस्टरूम में एक दूसरे को देख रहे थे। जुंगिल्वो मुस्कुराया और पूछा कि उसकी नज़र में इतनी नफरत क्यों थी और क्या उसका पुराना साथी अभी भी शेफ होने का नाटक कर रहा था। सुंघुन ने अपने होंठ सिकोड़े और चुप रहा। उसकी नज़र गुस्से वाली थी और इल्वो ने सोचा कि उसका पुराना जान पहचान वाला किसी तीसरे दर्जे के होटल में काम करता है जिसे पहचाना नहीं जा सकता। रेस्टरूम में घुसते हुए गो जोंग तेई ने उसे रुकने को कहा। उसने पूछा कि म्योंगडोंग होटल कैसा चल रहा है, और जुंगिल्वो ने पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बाहर निकलने की तरफ बढ़ गया। शेफ ने अपने दोस्त के कंधों पर हाथ रखकर ईमानदारी से माफी मांगी। जोंगटेई ने पूछा कि क्या सब ठीक है, क्योंकि सेमिनार लगभग खत्म हो गया था और वो अभी तक नहीं आया था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। एमसी ने जवाब दिया कि सब ठीक है और उससे कहा कि वो इसकी चिंता ना करे। एक आदमी स्टेज पर खड़ा हो गया। एमसी हॉल में बैठा था और उसकी बात सुन रहा था। स्पीकर ने उनके समय के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और मेन टॉपिक पर जाने का फैसला किया। उसके पीछे स्क्रीन पर द मिशेलिन गाइड दिखाई दी। उस आदमी ने कहा कि गाइड कोरिया में पब्लिश होना शुरू हो गया है और कहा कि उसे बहुत दुख है कि ऐसा हुआ। इंटर्न ने अपनी आईब्रो उठाई। स्पीकर ने पूछा कि उनके देश पर एक विदेशी कुकिंग मैगजीन का असर क्यों पड़ना चाहिए, ना कि उनके अपने देश का। स्पीकर ने हाथ उठाते हुए घोषणा की कि इस इवेंट के सिलसिले में वे कोरियन होटल्स को उनके कोरियन खाने के आधार पर रेट करना शुरू करेंगे। सुंघुन हैरानी से अपना मुंह खोला। ऑडियंस को समझ नहीं आया कि वो किस बारे में बात कर रहा है, क्योंकि कुछ नए नियम के आने की उम्मीद थी और बस वही हुआ। जोंगटेई एमसी की तरफ झुककर कहा कि वे मजाक नहीं कर रहे हैं। सुंघुन सहमत हो गया और सुझाव दिया कि सभी मास्टर शेफ पागल होना शुरू कर देंगे। बगल की तरफ देखने पर एमसी को याद आया कि टूरिज्म प्रमोशन एजेंसीज ने पहले ही उनके होटल को रेट करा हुआ है। उसे एहसास हुआ कि किचन को भी रेट किया जाएगा। कमरे में चारों ओर देखते हुए स्पीकर ने यकीन के साथ कहा कि कुछ लोग इस रेटिंग पर विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए वे पूरी प्रक्रिया को केजीसीज के चैनल पर ब्रॉडकास्ट करेंगे। स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए एमसी ने कहा कि रिजल्ट टीवी पर भी दिखाए जाएंगे। आईब्रो चढ़ाते हुए एमसी को एहसास हुआ कि दूसरे शब्दों में ये एक कुकिंग कॉन्टेस्ट की अनाउंसमेंट थी। ये इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद से स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब कुकिंग कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और हमारे एमसी के पास एक यूनिक स्किल है जो आपको आगे पता लगेगी। और वाइफू भी तो आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय।